शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी, और इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा 72 साल के दूल्हे और 27 साल की दुल्हन की शादी की भी हो रही है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के हैं, जहां भीषण आपदा के बाद जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम को बड़ी कामयाबी मिली। चमोली जिले के नंदानगर इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की साझा टीम को करीब 16 घंटे बाद मलबे में दबा एक व्यक्ति मिला। खास बात यह है कि इतने लंबे समय से मलबे में दबे होने के बाद भी उसे जिंदा बाहर निकाला गया और फिर तत्काल इलाज उपलब्ध कराया गया। उत्तराखंड में इंसान के साथ साथ बेजुबान का रेस्क्यू भी चल रहा है। देहरादून में बादल फटने की वजह से नदी नाले पानी से लबालब हैं। सेलाकुई में उफनती स्वारना नदी के बीच लहरों के साथ एक गाय बहने लगी, लेकिन 4 युवकों ने हिम्मत दिखाते हुए नदी से सुरक्षित उसका रेस्क्यू किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में खौफजदा लोगों को मिली बड़ी राहत। यहाँ इंसानों के लिए बड़ा खतरा बन चुके मादा बाघ को पकड़ने में आखिरकार कामयाबी मिल गई। 8 सितंबर से इस हमलावर बाघिन की तलाश की जा रही थी। वन अधिकारियों, ताडोबा अंधारी बाघ परियोजना के वेटनरी ऑफिसर्स और रैपिड एक्शन फोर्स की एक टीम ने मादा बाघ को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में कैद किया। इसके बाद उसे ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर भेज दिया गया। भारतीय संस्कृति से विदेशों के लगाव की ये तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की हैं, जहां यूक्रेन की एक जोड़ी ने वैदिक रीति रिवाज से शादी की। 72 साल के स्टानिस्लाव और 27 साल की अनहेलिना 3-4 साल से लिव इन में रह रहे थे। भारतीय रीति रिवाजों से प्रभावित होकर इस जोड़े ने भारत में ही शादी करना तय किया। इसके बाद दोनों विवाह कोऑर्डिनेट करने वाली कंपनी के जरिए जोधपुर पहुंचे और फिर वहां भारतीय परंपरा के हिसाब से सभी रस्मों को फॉलो करते हुए अग्नि के साथ फेरे लेते हुए शादी रचाई। भारतीय संस्कृति विदेशों को कितना ज्यादा रास आ रही है, उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है, जो बिहार के गया जी से आई हैं। यहाँ चल रहे पितृपक्ष मेले में विदेशी भी बड़ी संख्या में पिंडदान करने पहुँच रहे हैं। फल्गु नदी के किनारे देवघाट पर रूस, यूक्रेन, अमेरिका समेत और देशों के भी 17 लोग अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के उद्देश्य से पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान करते नजर आए। खास बात यह है कि इन 17 विदेशों में 14 महिलाएं शामिल थीं। और न्यूज वक्त में आगे आपको दिखाते हैं पूरे देश में नवरात्र की तैयारियां कैसी हो रही हैं। शारदीय नवरात्र की गूंज अब पूरे देश में सुनाई देने लगी है। नवरात्र का महापर्व हो और गरबा का रंग ना जमे, भला ये कैसे हो सकता है। गुजरात से लेकर दिल्ली और मुंबई तक गरबा नाइट्स की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गुजरात के वडोदरा में डांडिया नाइट के लिए पारंपरिक पोशाक की जमकर खरीदारी हो रही है। एक से बढ़कर एक ट्रेंडी ड्रेसेस बाजार में भरे पड़े हैं। वहीं राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक मां दुर्गा की प्रतिमाओं को सजाने और संवारने का काम अब अंतिम दौर में चल रहा है। अलग अलग शहरों में मूर्तिकार मां की भव्य मूर्तियों को दिव्य रूप देने में जुटे हुए हैं। नवरात्र पर मां दुर्गा के उत्सव का उल्लास, समाज को भक्ति और आस्था से एकजुट करते महापर्व की मिठास। गरबा की ताल पर झूमता ये है गुजरात। गरबा नाइट्स के लिए बाजार से लेकर मैदान तक सब गुलजार है। अहमदाबाद और राजकोट की तरह गुजरात के वडोदरा में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ परंपरागत पोशाकों के नए नए डिजाइन दुकानों में सज गए हैं। ऐसे में ग्राहकों की भीड़ खरीदारी के लिए उमड़ रही है। हम लोग देख रहे हैं, मतलब हर बार की तरह नहीं, इस बार विंटेज, फिर वो कच्ची वर्क, जो वो पुराने वाले जो थे वो सब वापस देखने के लिए मिल रहा है डिजाइन ऐसा। तो हर जगह मतलब वो कच्ची वर्क, विंटेज दुपट्टा, ये सब वो ज्यादा इस बार ट्रेंड में है। यहाँ हैंडवर्क वाली पगड़ी और छतरियों के अलावा ट्रेडिशनल ज्वेलरी ग्राहकों को खूब भा रही है, क्योंकि पारंपरिक पोशाक और ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनकर जब युवाओं की टोली गरबा खेलने उतरती है तो लोग देखते ही रह जाते हैं। एक्चुअली वडोदरा और अहमदाबाद में ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे मतलब वैरायटीज और गुजरातीज के लिए, सो हम लोग भरूच से आज वडोदरा आए शॉपिंग के लिए। तो किस तरह का बाजार है, क्या नया माहौल देखने को मिल रहा है? मुझे इधर लग रहा है लाइक इतने सारे वैरायटीज है, लाइक देख के हम लोग
पता नहीं चल रहा है कौन सा ले कौन सा नहीं। कितना एक्साइटमेंट है नवरात्रि को? बहुत वेटिंग, गिन रहे कितने दिन बाकी है। आपकी तैयारी कितने दिन से शुरू की है? मेरी लास्ट 1 मंथ से मैं शुरू है मेरी तैयारी। 9 दिन तक चलने वाले गरबा उत्सव के लिए महीनों प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इस प्रैक्टिस के बाद ही गरबा करते हुए कदम से कदम मिल पाते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी टोलियां डांडिया नाइट के लिए तैयार हो चुकी हैं। जहां देश भर में नवरात्र की तैयारी हो रही है, वहीं कानपुर में भव्य मूर्तियों और फूलों की महक से पूरा शहर आस्था के रंगों में रंगा है। यहाँ मूर्तियों की कार्यशाला का नजारा देखते ही बन रहा है। माँ की मूर्ति बनाने वाले कारीगरों के हाथों के हर स्पर्श से जैसे माँ की मूर्तियाँ सजीव होती जा रही हैं। कारीगरों की मेहनत और उनकी भक्ति की शक्ति माँ की मूर्तियों को ऐसा रूप देती है कि भक्त देखते ही भाव विभोर हो जाते हैं। और ये दृश्य सिर्फ कला का नहीं, बल्कि माँ के प्रति उस गहरी आस्था का प्रतीक है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। हमारे यहाँ 5-6 फीट की मूर्ति डिमांड ज़्यादा रहती है और मिट्टी ये और छोटी तो मतलब यहीं लोकल में बिकती हैं, लेकिन 5-6 फीट तक डिमांड ज़्यादा रहती है। बड़ी मूर्ति हम लोग पहले से इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि कस्टमर की डिमांड नहीं होती है। जो बुकिंग भी होती है पहले ऑर्डर दे जाते हैं 3-4 महीने पहले से, तो हम ऑर्डर ले लेते हैं उनका, फिर बनाते हैं। हमारे पास 1.5 फुट से लेके 10-12 फीट तक मूर्तियाँ तैयार होता है। गणेश जी भी 1.5 फुट से 12-14 फीट तक, शेरा वाली भी 1.5 फीट से तुम्हारा 7-8 फीट तक, और महिषासुर मर्दिनी जो बंगालियों लोग दुर्गा पूजा करता है वो मूर्ति भी हम तैयार करते हैं। 30 सालों से काम कर रहे हैं और हमारे पास और भी कारीगर काम करते हैं। यहाँ पर मिट्टी से ले करके, पैरा से ले करके, पेंटिंग से पूरा कंप्लीट काम करते हैं गहना लगा करके। इसके अलावा हमारे यहाँ फाइबर वगैरह का भी काम होता है। मिट्टी की मूर्तियों की मांग ज़्यादा होती है, जो कि कई वर्षों से चल रहा है मिट्टी की मांग। जहां मां की मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो वहीं पंडालों की सजावट का काम भी जोरों पर है। हर गली चौराहे को रोशनी और सजावट से चमकाने की तैयारी चल रही है। कहीं बांस का भव्य गेट तैयार हो रहा है, तो कहीं रंग बिरंगी लाइट्स की सजावट दिख रही है। इन्हीं तैयारियों के बीच फूलों का कारोबार भी जोर पकड़ रहा है। गुड़हल के फूलों की मांग बढ़ गई है, क्योंकि इसे मां दुर्गा को अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। देखिए, नवरात्र में तो सारे फूल बिकते हैं, पर गुड़हल की डिमांड ज़्यादा होती है क्योंकि देवियों में ज़्यादा चढ़ता है गुड़हल। हम गेंदा हो गया, नीला हो गया, और गुलहड़ हो गया, चांदनी हो गई, बेला हो गया, यही सब सारे फूल बिकते हैं। थोक बिकते हैं, फुटकर बिकते हैं, जो पूजा करने वाले आते हैं वो भी लेते हैं। यूपी के झांसी में शारदीय नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर हैं। यहाँ माँ दुर्गा की मूर्तियां बनाने में कलाकार तल्लीन हैं और वो मूर्तियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। माँ की मूर्तियां बनाने वाले कलाकारों की माने तो सप्लाई के मुकाबले मूर्तियों की डिमांड ज्यादा है। शारदीय नवरात्रि को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस समय आप देख सकते हैं, हम उस स्थान पर हैं जहां पर देवी माँ की मूर्तियों को तैयार किया जा रहा है। आपको हम पहले दिखाएंगे किस प्रकार की यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मूर्तियां हैं देवी माँ की, अलग अलग रूपों में तैयार की जा रही हैं। कलाकार जो है वो इस मूर्ति को तैयार कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। पहले हम देखिएगा किस प्रकार यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ में जो यहाँ पर जो मूर्ति तैयार कर रहे हैं मूर्ति कलाकार, पहले उनसे हम जानते हैं क्या किस प्रकार की इन दोनों जो है मूर्तियाँ की डिमांड चल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रोज जी। किस प्रकार की मूर्तियों की डिमांड चल रही है? इस बार मार्केट में डिजाइन वाला मूर्ति का ज़्यादा डिमांड है। और कहाँ से आए हैं आप? हम लोग झांसी का हैं। झांसी से हैं। अच्छा, ये हम एक बात और जानना चाहते हैं कि जैसे कि एक मूर्ति बनाने में कितना समय लग जाता है, कब से आप लोग बना रहे हैं? हम लोग अप्रैल से काम स्टार्ट किया था, हम 4-5 महीने हो चुके हैं। पिछली बार की अपेक्षा इस बार की अपेक्षा में कितना मार्केट में अंतर आया है? मार्केट में अंदर कस्टमर का डिमांड ज़्यादा है, मूर्ति कम है। सर मूर्ति कम है। वहीं भगवान राम की नगरी अयोध्या के कलाकार मां दुर्गा की भव्य दुर्गा प्रतिमाएं बना रहे हैं। कलाकार महीन मिट्टी से प्रतिमाओं को आकार दे रहे हैं, फिर हाथ से उनमें बारीक नक्काशी कर रहे हैं और प्रतिमाओं को रंग बिरंगे वस्त्र, गहने और सुंदर हेयर स्टाइल से सजा रहे हैं। कई कलाकार कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से आए हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक तकनीक जानते हैं।
वहीं मां के भक्त इन प्रतिमाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो जल्द ही शहर भर के पंडालों में सजेंगी। हम अपनी माता जी को देखने आए थे क्योंकि हम अपने घर पे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारी माता कब आए, हम उनकी पूजा पाठ करें और हम उनसे प्रेम करें, और वो जब विदा होती है तब हमें बहुत दुख होता है। हम लोग बहुत उत्साहित हैं। अयोध्या का ये त्योहार बहुत बड़ा त्योहार है और हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और बहुत खुश हैं कि नवरात्र आ रहा है। हम लोग गिनती में गिनते हैं कि आज नवरात्र के 2 दिन बचे, 4 दिन बचे, 6 दिन बचे, और हमने यहाँ पे मूर्ति का ऑर्डर दिया था। उसी मूर्ति को देख रहे हैं हम लोग। लगभग दूसरे दिन तीसरे दिन जरूर आते हैं यहाँ कि मूर्ति की क्या तैयारी चल रही, कैसी चल रही है। अब तो नवरात्र नज़दीक है तो माता जी के कपड़े, मुकुट, ये सारी चीजें हम लोग देखने बराबर आते जाते रहते हैं। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहा है, देश मां की भक्ति के रंग में रंगता नजर आ रहा है। मां के स्वागत की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं, क्योंकि नवरात्र न सिर्फ देवी की आराधना का पर्व है, बल्कि ये आस्था और कला का भी उत्सव है। झांसी से प्रमोद कुमार गौतम, वडोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ कानपुर से सिमर चावला, गुड न्यूज टुडे। इंडियन कोस्ट गार्ड को मिला अदम्य साहस। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कई और जरूरी खबरें मौजूद हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह और उनकी धर्मपत्नी की पादुकाओं जोरे साहिब की सुरक्षा और उचित देखभाल के लिए सिखों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी से मुलाकात की और उन्हें इससे जुड़ी सिफारिशें सौंपी। इस प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल थे। पीएम मोदी ने प्रतिनिधिमंडल से मिलकर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि ये पवित्र अवशेष आने वाली पीढ़ियों को 10वें और अंतिम सिख गुरु द्वारा दिखाए गए साहस, धर्म, न्याय और सामाजिक सद्भाव के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। भारत में समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी। आज इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में गश्ती जहाज अदम्य को शामिल कर लिया गया। इसकी कमिश्निंग पारादीप बंदरगाह पर हुई। लगभग 52 मीटर लंबा ये गश्ती जहाज अत्याधुनिक हथियारों, संचार प्रणालियों और आधुनिक निगरानी तकनीक से भी लैस है। इसमें 3000 किलोवाट के 2 डीजल इंजन लगे हैं और इसकी रफ्तार 28 नॉट्स यानी करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। खास बात यह है कि अदम्य 60% स्वदेशी सामान से निर्मित है, जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की शक्ति को दिखाता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषि क्षेत्र से संबंधित जीएसटी सुधारों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई। इसमें ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी से जुड़े सभी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने ट्रैक्टर और कृषि उपकरण निर्माताओं से 22 सितंबर से जीएसटी में होने वाली कटौती का लाभ किसानों तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जीएसटी के नए नियम से ट्रैक्टरों की कीमतों में 23,000 रूपए से 63,000 रूपए तक की कमी आएगी। साथ ही देश भर के कस्टम हायरिंग सेंटर में कृषि मशीनरी सस्ती हो जाएगी और उसके किराए में भी कमी आएगी। शिवराज सिंह चौहान ने आज जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी दौरा किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का दबदबा रहा। दूसरे चुनाव में एबीवीपी ने 3 सीटों पर कब्जा किया। वहीं एनएसयूआई ने भी एक महत्वपूर्ण पद जीता। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान ने जीत दर्ज कराई, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के राहुल झासला जीते। सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी का पद एबीवीपी को मिला। सेक्रेटरी पद पर एबीवीपी के कुणाल चौधरी और जॉइंट सेक्रेटरी पर एबीवीपी की ही दीपिका झा ने जीत दर्ज की। दूसरे चुनाव में एबीवीपी की इस शानदार जीत पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह ने उन्हें बधाई दी। झारखंड के रांची में ईस्ट टेक संगोष्ठी 2025 का आयोजन किया गया है। सीडीएस अनिल चौहान, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, सीएम हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार ने आज इसका शुभारंभ किया। ये आयोजन 3 दिनों तक चलेगा। इसमें रक्षा कंपनियां और तकनीकी संस्थान अपने हथियारों और अनुसंधान कार्य को प्रदर्शित कर रही हैं। और अब बात करते हैं भारत बांग्लादेश सरहद पर बने मां दुर्गा के मंदिर की। आजादी से पहले भारत और बांग्लादेश के बीच तारबंदी नहीं थी। लोग बिना रोक टोक इधर से उधर आ जा सकते थे। असम के श्रीभूमि जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर मानिकपुर की मां दुर्गा का मंदिर है और इस मंदिर में सभी लोग पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन विभाजन के बाद इस पर ब्रेक लग गया था और सरहद पर कांटेदार तार लगा दी गई थी। अब मां दुर्गा की पूजा करने के लिए श्रद्धालु को कंटीले तारों को पार करके जाना पड़ता है और इसके बावजूद पूजा की रीति रिवाज में कोई बदलाव नहीं आया है। सरहद की रखवाली करते बीएसएफ के जवान और उसी सरहद के पास मां दुर्गा का ये मंदिर।
असम के श्रीभूमि जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर स्थित मानिकपुर की मां दुर्गा शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। यहाँ मां दुर्गा की पूजा नो मैंस लैंड में आयोजित की जाती है। कटीले तारों की दूसरी तरफ 10 भुजाओं वाली मां दुर्गा का ये मंदिर है और मां के भक्तों को उनकी पूजा के लिए कटीले तारों को पार करके जाना पड़ता है। नवरात्र की ये विशेष दुर्गा पूजा हर साल दोनों देशों की सरहद पर आयोजित की जाती है। बताया जाता है कि मानिकपुर का दुर्गा मंदिर 200 साल से भी पहले बनाया गया था। हर साल ग्रामीण बड़े हर्ष और उल्लास के साथ दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं। 57 साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर नरेंद्र मलाकर का पूर्वजों ने पूजा किया था। तो नरेंद्र मलाकर जिस टाइम में पूजा कर रहा था, नरेंद्र मलाकर का मरने के बाद उसका छोटा भाई हृदय रंजन मलाकर इस मंदिर में पूजा कर रहा था। तो 1994 इंग्रजी में हृदय रंजन मलाकर की मौत हो गया। तो इसके बाद में इस मंदिर का पूजा बंद हो गया। तो 2009 इंग्रजी में इस बॉर्डर रोड में ड्यूटी कर रहा था। उस टाइम एक बीएसएफ जवान इस मंदिर में आरती कर रहा है। कोई लड़की ने ये देखा। ये देखने के बाद उस टाइम में हमारा गांव वालों को सबको बुला के इधर लेके आया। उस टाइम हम इस वार्ड का मेंबर था, मुझे बुलाया तो हम लोग आया। हम इधर का सब आदमी मिलकर इस मंदिर का सफाई किया और पूजा आरंभ किया। स्थानीय निवासियों के मुताबिक देश के विभाजन के पहले ही यहाँ मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती थी, लेकिन बंटवारे के बाद यहाँ तारबंदी कर दी गई। इसके बावजूद माता की पूजा अर्चना बंद नहीं हुई। मां के भक्त कटीले तारों को पार कर पूजा आराधना करने आते हैं। हालांकि बढ़ती आबादी के कारण नवरात्र में यहाँ कई दुर्गा पंडाल लगाए जाते हैं, लेकिन पुरानी पूजा यहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। हर साल की तरह हो इस साल में हमारा मंदिर में पूजा होगा। पूजा का प्रस्तुति चल रहा है। आडम्बर ज्यादा नहीं होता है। कोई साल में जैसे मंदिर है ऐसे पूजा चलेगा, क्योंकि हमारा मंदिर में जागजमक से महत्व होता है पूजा का पूजा अर्चना। चूंकि ये मंदिर भारत बांग्लादेश के सीमा पर स्थित है, इसलिए इस मंदिर की देखभाल की जिम्मेदारी बीएसएफ की है और नवरात्र पूजा के दौरान बीएसएफ के जवान मुस्तैदी से यहाँ डटे रहते हैं ताकि स्थानीय निवासियों को कोई परेशानी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद है। इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए चलिए धन बाजार की खबर ले आए। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को सेंसेक्स 388 अंक लुढ़ककर 82,626 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 97 अंक फिसला। ये गिरकर 25,327 पर आ गया। शुक्रवार को सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 800 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,14,000 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमतें भी 500 रुपए बढ़ी। अब 1 किलो चांदी की कीमत 1,32,000 रुपए हो गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 9 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 88 रुपए 11 पैसे हो गई। रॉयल एनफील्ड ने अपनी पॉपुलर मिड साइज क्रूजर बाइक मीटियोर 350 का नया अपडेटेड मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया। कंपनी ने इसे नए कलर ऑप्शन के साथ बाजार में उतारा है। साथ ही इसमें ऑल LED लाइटिंग और स्लीपर क्लच जैसे नए फीचर्स शामिल किए हैं। वहीं बाइक की कीमत पर GST रेट कट का असर भी देखने को मिल रहा है। नए अपडेट्स के बावजूद बाइक की कीमत पहले से ज्यादा किफायती है। इसकी शुरुआती कीमत 1,96,000 रुपए रखी गई है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं टैलेंट के साथ मेहनत, लगन, जोश, जज्बे और जुनून की एक अनोखी कहानी। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने जो चाहा वो कर दिखाया। पहले फैशन की दुनिया में कदम रखा और छा गई, फिर संगीत को चुना और अंत में देश सेवा में जुट गई। फौजी की वर्दी में सदी हुई कदम ताल,
तो दूसरी तरफ फैशन शो में रैंप पर धमाल। तबले पर थाप देने में लगी लगन तो साथ ही मन में जागी कुछ ऐसा करने की धुन जो जिंदगी को मुकम्मल बनाए, कुछ शानदार करने का एहसास दिलाए। ये दास्तां पुणे के रहने वाली कशिश मेथवानी की है, जो न केवल बहुमुखी प्रतिभा की धनी है बल्कि अपने हर सपने को साकार करने में कामयाब रही हैं। कशिश को बचपन से ही मंच पर जाना, रैंप वॉक करना और फैशन शो में भाग लेना पसंद था। लिहाजा इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए उन्होंने कई प्रतियोगिताएं जीती और मिस इंटरनेशनल के मुकाम तक पहुंच गई। Good evening everyone. To me, being India is not just a title. It's a responsibility. A responsibility to represent my country and this organization in the best possible manner. हर चीज में ये इसने कभी ये नहीं सोचा कि ये करना है नहीं करना, सब में करनी थी, लेकिन ये टॉप में कुछ ऐसा करना चाहती थी कि नेशनल लेवल पे भारत के लिए कुछ कर सके, और उसमें भी वो मिस इंडिया इंटरनेशनल उसमें खिताब जीता। कशिश मेथवानी ने 2023 में मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब जीता, लेकिन ग्लैमर की दुनिया में करियर बनाने के बजाय देश सेवा के लिए वो रास्ता चुना जो किसी भी लड़की के लिए बेहद कठिन हो सकता है। कशिश ने पढ़ाई के दौरान एनसीसी ज्वाइन किया था तो उनके मन में देश सेवा की भावना जागी। कशिश को गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री के हाथों एनसीसी की ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट ट्रॉफी हासिल करने का भी मौका मिला। हालांकि इन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से एमएससी की पढ़ाई की और बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से न्यूरोसाइंस में रिसर्च भी किया, लेकिन मन में देश सेवा की इच्छा कायम थी तो इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी का ऑफर छोड़कर सेना में जाने का मन बनाया और 2024 में सीडीएस की परीक्षा पास करके लेफ्टिनेंट के रूप में सेना में कमीशन हासिल कर लिया। डेडिकेशन तो शुरू से ही इसके अंदर है, मेहनत डेडिकेशन ये सारा शुरू से ही है। उसके बाद जब इसका कंप्लीट हो गया, ऑफर थे तो इनका ऑफर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पहले 1-2 साल आर्मी के लिए ट्राई करती हूँ, अगर नहीं होता है तो फिर हम देखेंगे, कुछ सोचेंगे, रिसर्च के लिए मैं जाऊंगी। लेकिन इनका आर्मी में सिलेक्शन भी हो गया और वहां पे भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। कशिश ने जिस क्षेत्र में कदम रखा उसमें अव्वल रही हैं। ये सेना में शामिल होने वाली अपने परिवार की पहली बेटी है। आर्ट्स, साइंस और फिर फौज तक के सफर की इनकी कहानी देश की उन तमाम लड़कियों के लिए बेहद प्रेरणादायक है जो अपनी मेहनत और लगन से न केवल जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहती हैं और कुछ कर दिखाना चाहती हैं, बल्कि देश और समाज की सेवा में भी अपना भरपूर योगदान देना चाहती हैं। ओमकार बाबले, पुणे, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर सुनाई गई एक अनोखी सजा की। आज की डिजिटल दुनिया में हर कोई तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन इसी सोशल मीडिया का मिसयूज भी देखने को मिला है। एक ऐसे ही मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने नजीर पेश करते हुए एक दिलचस्प आदेश सुनाया है। हाईकोर्ट ने एक युवक को 3 साल तक की सोशल मीडिया से दूर रहने की सजा दी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक ने एक विवाहित महिला की कुछ फोटो और वीडियोस एडिट करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। जब मामला अदालत में पहुंचा तो कोर्ट ने आरोपी को जमानत तो दे दी, लेकिन इसके साथ ही कुछ शर्तें भी जोड़ दी। कोर्ट ने आरोपी को पीड़ित महिला के फोटो वीडियो तुरंत हटाने का आदेश देते हुए कहा कि 3 साल तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो दूर रहेगा। आदेश के मुताबिक आरोपी न तो फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी किसी प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहेगा और न ही पीड़ित महिला या फिर उसके परिवार से किसी भी तरह का संपर्क रखेगा। इतना नहीं, आरोपी को ये शपथ पत्र भी देना होगा कि उसके पास अब महिला से जुड़े कोई भी फोटोज या फिर वीडियोस नहीं है। सरकारी वकील ने जमानत के विरोध में तर्क दिया कि आरोपी ने फर्जी अकाउंट से विवाहिता की फोटोज और वीडियोस को एडिट कर अपलोड किया, जिससे उसका वैवाहिक जीवन प्रभावित हुआ। वहीं बचाव पक्ष ने कहा कि युवक को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर युवक ने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया तो फिर उसकी जमानत खुद ब खुद रद्द हो जाएगी। जाहिर है कि सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग को देखते हुए ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। इस फैसले को लेकर हमने लोगों से बात की, उनकी राय जाननी चाहिए। पीड़िता के द्वारा अभियुक्त आकाश के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट इंदौर सिटी थाने पर अपने फोटोग्राफ को एडिट करके एवं कमेंट करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने को लेकर
दर्ज कराई गई थी, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा अभियुक्त आकाश की जमानत याचिका स्वीकार की गई, लेकिन साथ ही पीड़िता के हितों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय के द्वारा यह शर्त अधिरोपित की गई है कि अभियुक्त के द्वारा आगामी 3 वर्षों तक किसी भी प्रकार के सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया लाइक एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, थ्रेड किसी को आगामी 3 साल तक उपयोग में नहीं लिया जाएगा। ये बहुत गलत है। मतलब एटलीस्ट कम से कम जिसने वायरल करी है वीडियोस वगैरह, उनको कम से कम एटलीस्ट परमानेंट उनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है या फिर सोशल मीडिया उनका परमानेंट बैन होना चाहिए। मतलब ऐसे है कि वो दोबारा कहीं किसी और की वीडियोस या फिर फोटोज ऐसे वायरल ना कर दें। मतलब आजकल जेन ज़ी में ऐसा ही मतलब वो सोच रखते हैं वो लोग, तो कम से कम परमानेंट बैन होगा तो उसको ऐसा होगा कि वो कभी सोशली कुछ और गलती या फिर कुछ और ऐसा कुछ गलत नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि ये अभी जो इंटरनेट कल्चर है वो अभी उसमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। ये अच्छा कदम है हाई कोर्ट के द्वारा कि ये 3 साल की कर रहे हैं, क्योंकि एक अवैध टिप्पणी करना एक महिला की के बारे में ये एक वुमेन डिग्निटी के सवाल है। और अभी जैसे इंटरनेट बढ़ रही है और AI जैसे आ रही है इस टाइप की, जैसे अभी ये जो इससे पहले जो आई थी एक फेक वो वाला वो जो जिसमें जो मतलब गलत प्रयोग किया जा रहा है, मतलब रोबोट करके और मतलब फेक ID बना दिया जा रहा है, या बहुत सारे ऐप बन गए हैं जिनमें आपको मतलब एज अ मतलब करके एडिटिंग करके आपको कुछ अवैध करा जा सकता है, डिफेमेशन किया जा सकता है, इस टाइप का चीज़ किया जा सकता है। तो अगर हाई कोर्ट और अगर पार्लियामेंट, मैं तो बोलूँगा अगर पार्लियामेंट इस चीज़ के लिए ठोस कानून बनाए तो ये बेहतर सुविधा सॉल्यूशन होगी। मुझे यही लगता है कि कोर्ट ने देखिए ये देखते हुए सही फैसला लिया, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर कुछ लोग आपत्तिजनक चीज़ें डाल दे रहे हैं, क्योंकि कोई अंकुश नहीं है। लेकिन एक तरफ हम देखें तो सोशल मीडिया काफ़ी बड़ी मीडिया बन चुकी है। हर आदमी अपना तुरंत एंड्रॉयड फ़ोन उठाता है और तुरंत वो खबर को उठा लेता है। लेकिन इस पे कहीं ना कहीं अंकुश भी थोड़ा लगना चाहिए, क्योंकि लोग इसका गलत मिसयूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया का। जिस तरीके से मीडिया वायरल हो रही है, चीज़ें बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं, तो समाज पे जो असर है उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो उसको राजस्थान हाई कोर्ट ने जो ये फैसला लिया कहीं ना कहीं सही लिया है। लेकिन इसकी ये परमानेंट बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति सुधर भी जाता है। देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट ने ये जो डिसीजन लिया है वो प्रथम दृष्टया देखने से तो लगता है कि उस लड़के के साथ, उस आदमी के साथ बहुत अन्याय किया गया। लेकिन जिस तरह से उसने मिसयूज किया अपने सोशल मीडिया पे, जो भी पोस्ट उसने डाला उसको नहीं डालनी चाहिए थी। महिला का अपना एक आचरण होता है, उसको आपस में ही निपटाना चाहिए था उनको, है ना। हर किसी की अस्मिता होती है, सुरक्षा होती है। तो मुझे लगता है कि लोगों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, और जो किया उन्होंने अच्छा ही किया। जैसे अगर उसने किसी लड़की के प्राइवेट फ़ोटोज़ के साथ जो गलत किया है वो तो गलत ही है, देखो, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है। और सोशल मीडिया बैन तो चलो एक अलग बात होती है, बट जो उसने हरकत करी है उसके लिए वो ये चीज़ डिज़र्व करता है, इट्स डिज़र्विंग। तो मेरे हिसाब से तो ठीक ही है ये चीज़, उसको बंद कर दिया। वैसे जिनको अकल आनी होती है उनको ऐसे भी नहीं आती है बैन करने के बाद, और जिनको अकल आनी होती है वो बैन करने से पहले भी आ सकती है। तो लेट्स सी, आई होप उसको अकल आ जाए कि वो आगे किसी लड़के के साथ ऐसी हरकत ना करे। चलिए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। और इसी काबिलियत को दिखाती एक तस्वीर दिल्ली के कर्तव्य पथ से सामने आई है, जिसमें एक साथ हजारों आर्टिस्ट अपनी कला के जरिए विकसित भारत की कल्पना को प्रदर्शित करते नजर आए। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के मकसद से विकसित भारत के रंग कला के संग नाम से इस आयोजन की पहल NDMC और त्रिवेणी कला संगम की ओर से की गई। कहीं संसद भवन और अयोध्या का राम मंदिर, तो कहीं ऑपरेशन सिंदूर को प्रदर्शित करने की कोशिश हो रही है। भगवान शिव से लेकर मां सरस्वती की तस्वीर तक उकेरी जा रही है। कोई नृत्य करती महिला की पेंटिंग बनाने में मशगूल है, तो कोई भारत का मानचित्र बनाने के साथ ही दूसरी तस्वीरों को बनाने में। ये सब किसी अलग अलग जगह पर नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देखने को मिला, जहां 10 किलोमीटर लंबे कैनवास पर हजारों की संख्या में चित्रकारी करते नजर आए। इसके जरिए 2047 के विकसित भारत की कल्पना को उकेरने की कोशिश की गई।
देखिए यहाँ पर आपको कैनवस में अपना कलम पेंसिल लिए बहुत सारे लोग दिखाई पड़ जाएंगे। इसमें हर उम्र के बच्चे भी हैं और बड़े बुजुर्ग भी हैं। यहाँ पर देखिए आपकी किस तरह से इनकी जो क्रिएटिविटी है विकसित भारत को लेकर वो कैनवस पर निकल रही है, वो उसे बनाने की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ इस कैनवस में बनाया है आपने? सबसे पहले मैंने ये इलेक्ट्रिक कार्स बनाया क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में बहुत पोल्यूशन हो रहा है। इलेक्ट्रिक कार्स विल बी वेरी यूजफुल, तो हम वो इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं यहाँ पर। एंड जितना एनर्जी हम यूज करेंगे वो सोलर एनर्जी का होगा बिकॉज इट्स अ रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये बहुत अच्छा होगा भारत के लिए, विकसित भारत के लिए। एंड ऑल्सो द बुलेट ट्रेन्स। और ये क्या है? दिस इज लाइक एम्पावरिंग द पीपल, लाइक रोबोटिक्स में जितना हो सके लोगों का इसको मतलब मोटिवेट करना जितना हो सके, मतलब साइंटिफिक। और कुछ जो चीजें बेहतर हो चुकी हैं उनकी तस्वीर यहाँ पर है। इंडिया 2047 का जो मिशन लेकर चल रहे हैं मोदी जी, वो आपको यहाँ दिखाई पड़ जाएगा। जीडीपी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार की बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, 6G की बात कर रहे हैं। इस खास आयोजन में देश के सभी राज्यों के प्रोफेशनल कलाकार हिस्सा ले रहे हैं, जो अलग अलग पेंटिंग के जरिए विकसित भारत की कल्पना को प्रदर्शित करने की कोशिश करते नजर आए। यहाँ लिखा है 1947 to 2047, मतलब जब हमें आजादी मिली तब से लेकर विकसित भारत की जो हम बात कर रहे हैं वहां तक पहुंचते भी हमें अपनी रूट्स को नहीं भूलना है। हम जिस हेरिटेज को लेकर आगे बढ़े हैं, जो कल्चर है हमारा, चाहे वो डांस का हो या दूसरा हो, उसे बनाए रखना है। बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर ऐसी कलाकारी करते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। यहाँ पर भी एक टीम बैठी है। क्या बनाया आप लोगों ने? क्या बना रहे हो? दिस रॉकेट, ऑपरेशन सिंदूर। डिफेंस सिस्टम की तरफ से हमारा काफी इम्पोर्टेंट कदम था हमारी इंटेग्रिटी को दर्शाने के लिए। और इसके साथ साथ हम एक बच्चे को भी दिखा रहे हैं, जो बच्चे यानी कि विकसित भारत बच्चे ही है जो हमारा कंट्री का फ्यूचर है। सो हम इस बच्चे को दिखा रहे हैं जो एक किताब के माध्यम से अपनी हिस्ट्री को जान के हमारे देश को और भी विकसित बनाने में हेल्प करने वाला है। यहाँ पर क्या बन रहा है? शायद राम मंदिर से कुछ लग रहा है। राम मंदिर बना रहे हो? ये राम मंदिर बना रहे हैं। ये राम मंदिर का एक तरीके से एक पार्ट है। मेन राम मंदिर उधर है। ये हमारे पीकॉक नेशनल बर्ड है। ये पार्लियामेंट है हमारा। एंड देन वहाँ पे भी हम लोटस दिखा रहे हैं, हमारा नेशनल फ्लावर। हम पूरा ऑल ओवर इंडिया की जो भी चीजें हैं सब कुछ हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को और यादगार बनाने के लिए एनडीएमसी और त्रिवेणी कला संगम ने मिलकर इस विकसित भारत के रंग कला के संग कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें 25,000 से ज्यादा कलाकार अपनी सोच को पेंटिंग के जरिए दर्शाने की कोशिश करते दिखे। हम लोग 1-1.5 हफ्ते से प्रैक्टिस करते हैं। हमने इंडिया गेट बनाया, हमने भारत माता बनाई है और हमने नरेंद्र मोदी जी बनाया है। अच्छे लीडर हैं। अच्छा, अभी हम वोट तो कर नहीं सकते बट लीडर अच्छे, और हम अच्छा जो काम किया वो दिखता है कि अच्छा काम कर रहे हैं वो, तो उन सब में उनका काम अच्छा लगता है। इसीलिए हमें बताया गया था कि हम इस सेंट्रल सेक्रेटरीट में हमारा ऐसा होगा कि हमें मोदी जी के उस पर बनाना है। तो हमें बताया गया था कि हमें 30 फीट का कैनवस मिलेगा, बट जब हम यहाँ आए तो पता चला कि ये सब एक ही कैनवस का पार्ट है एंड फिर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का पार्ट बनेगा अगर ये सक्सेसफुल रहा। तो हम 1 हफ्ते से हम यही सब सिखाया जाता है, हमें आइडियाज देने थे कि हम क्या क्या बना सकते हैं, एंड उन सब पे वो कर रहे थे। किस लिए बना रहे हो आप लोग? क्या पर्पस दिया गया? सर थीम इस बार विकसित भारत ही रखी गई है। पर्पस हम लोग ने ये सुना है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का ट्राई कर रहे हैं ऑन द ओकेजन ऑफ नरेंद्र मोदीज बर्थडे। 1 वीक का पूरा प्लान है, तो इसमें ये इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है। इसमें दे आर प्लानिंग टू मेक अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो उसमें वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। हमारी कॉलेज से जो 13 सोसाइटीज थी वो सारे उनके मेंबर्स आए हैं यहाँ पे, एंड दे आर ट्राइंग टू पेंट समथिंग रिलेटेड टू द थीम विच इज विकसित भारत। यहाँ पे हम एक डांस सोसाइटी से है, तो हमने एक डांसर बनाया है, नृत्यांगना, उसको हमने कमल पे बिठाया है। कमल जो है वो रिप्रेजेंट करता है एलिगेंस को, और जो हाँ हमारी हेरिटेज को हम नहीं छोड़ रहे हैं। जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, हमारी डांस जो हेरिटेज है, जो हमारी हम बहुत सालों से करते आए हैं, वो हम चीज़ दिखाना चाह रहे हैं विद द विकसित भारत की डेवलप होने के साथ साथ हमें साथ में हमारे जो पुराने हेरिटेज है, जो हमारे पुराने डांस फॉर्म है, वो सब नहीं भूलना चाहिए। ये तमाम कलाकार 2047 के विकसित भारत की कल्पना को अपनी कला में पिरोते दिखे। एक ऐसा भारत जो विश्व गुरु होगा और दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी स्थान रखेगा। यहाँ पर भी बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा है। ब्रह्मोस यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, चिनाब ब्रिज दिखाई पड़ रहा है, वंदे भारत ट्रेन दिखाई पड़ रही है। इस तरफ आइए, क्या क्या बनाया आपने इसमें? इसमें हमने अभी इंडिया के जो अभी हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स देखने को मिला है, जैसे चिनाब ब्रिज पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज, और उसके साथ साथ वंदे भारत जो अभी हमारी इंडिया की बेस्ट और सबसे लग्जूरियस और फास्टेस्ट ट्रेन है।
उसके साथ हमने फिर अपने हमारे स्पेस की जो अचीवमेंट्स हैं वो भी दिखाई, जैसे कि ये हमारे एस्ट्रोनॉट जो हमारे अभी जस्ट उन्होंने स्पेस पे गए, फिर ब्रह्मोस हो गई, फिर ये हमारी तेजस हो गई, फिर उसके बाद ये हमारी सैटेलाइट जो सन के ऑर्बिट में भी हमें भेजा था। ब्रह्मोस भी है। हाँ, ब्रह्मोस भी है, अटल टनल भी है। कैसे डेवलपिंग सोच के साथ बच्चे सोच पा रहे हैं कि उन्हें आगे का भारत तो लेकर जाना ही है, लेकिन साथ साथ जो हमारा एंशिएंट इंडिया है उसको दिखाना है, और जो हमारा अभी जितनी तरक्की कर ली है हमने, चाहे वो चिनाब ब्रिज की बात करें, चाहे वो अटल टनल की बात करें, चाहे वो ब्रह्मोस की बात करें, वो सब भी यहाँ पर बच्चे उकेरने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। मॉस्को में पहली बार AI पावर्ड ट्राम सेवा की शुरुआत। चलते न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की कई जरूरी खबरें मौजूद हैं। ब्रिटेन से किंग चार्ल्स तृतीय का पीएम मोदी को दिया गया जन्मदिन का उपहार सामने आया। ये उपहार कदम्ब का एक पौधा है जिसे किंग चार्ल्स तृतीय ने पीएम मोदी के जन्मदिन के उपहार के तौर पर भेजा था। पीएम मोदी ने आज इस पौधे को अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के गार्डन में लगाया। किंग चार्ल्स ने पीएम मोदी को यह तोहफा एक पेड़ मां के नाम पहल से प्रेरित होकर भेजा था। ब्रिटिश उच्चायोग ने एक्स पर एक पोस्ट में ये जानकारी दी थी। रूस के शहर मॉस्को में पहली बार AI पावर्ड ड्राइवरलेस ट्राम सेवा शुरू की गई। ये नई ट्राम सेवा रडार और कैमरा समेत कई आधुनिक तकनीक से लैस है, जिसके सफर को आसान और सुरक्षित बनाती है। मॉस्को के मेयर के मुताबिक 2030 तक शहर भर में इस तरह की 300 नई ट्राम चलाने की योजना है। आज से दुनिया भर में iPhone 17 की बिक्री शुरू हो गई। चीन में इस फोन को लेकर लोगों में गजब की दीवानगी दिखी। iPhone 17 खरीदने के लिए जहां एक और शोरूम्स के बाहर लोगों की लंबी कतारें नजर आई, वहीं जिन्होंने फोन खरीद लिया वो सेल्फी लेते दिखाई दिए। वहीं बड़ी तादाद में लोग दुकानों में iPhone 17 सीरीज के तमाम मॉडल्स और उनमें मौजूद फीचर्स की जानकारी ले रहे थे। बेल्जियम में गर्मी का मौसम खत्म होते ही पेड़ों की छटाई शुरू हो गई। इसी सिलसिले में उत्तरी बेल्जियम के सॉलिटेयर फार्म में चीड़, जिंको बिलोबा और मैग्नोलिया जैसे कई पेड़ों की भी छटाई हो रही है। खास बात यह है कि छटाई के दौरान इन पेड़ों को अलग अलग आकृतियों में ढाला जा रहा है, जो देखने में बेहद आकर्षक और जीवंत लग रहे हैं।